साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवार। आज दोस्तों बिना किसी लाग लपेट के मैं भविष्यवाणी करने वाला हूं। जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों की संख्या पर भविष्यवाणी। आज मैं तमिलनाडु पर भविष्यवाणी करने वाला हूं। हालांकि यह खतरे का काम है कि किसी पार्टी को किसी राज्य में कितनी सीटें मिले, लेकिन इस बार मैं ये खतरा उठा रहा हूं। मैं न केवल सीटों की संख्या बताऊंगा, बल्कि उन सीटों में भाजपा की जीत के पीछे की वजह भी बताऊंगा। दरअसल दोस्तों, भाजपा ने इस बार लोकसभा चुनाव में 370 सीटों पर जीत का टारगेट रखा है। अब जाहिर है दक्षिण के सभी राज्य बड़े महत्वपूर्ण हो गए, लेकिन 19 अप्रैल को, बड़े ध्यान से सुनिए, पहले चरण का चुनाव होगा 19 अप्रैल। तो उसमें तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर मतदान होने जा रहा है और इसीलिए मैंने सबसे पहले तमिलनाडु पर रिसर्च किया और अपने रिसर्च के जरिए बताऊंगा कि भाजपा या एनडीए को यहां कितनी सीटें मिलने जा रही है। मगर सीटों की एग्जैक्ट संख्या बताने और उसका विश्लेषण करने के पहले कुछ पॉइंट बताना जरूरी है, ताकि आपको अंदाजा हो कि इसमें रिसर्च क्या किया है मैंने। तो पहला पॉइंट, सभी सीटों पर उम्मीदवार, जी हां, भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए, जो पहली बार हो रहा है, और एनडीए सभी 39 सीटों पर तमिलनाडु में चुनाव लड़ रहा है और इसमें से 20 सीटें भाजपा के पास हैं और 4 सीटों पर कमल के निशान पर कुछ सहयोगी दल चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह से देखें तो राज्य में 24 सीटों पर कमल के निशान पर उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और कमल का निशान जो है भाजपा का है। इसके अलावा तमिल मनीला कांग्रेस 3 पर, एएमएम के 2 सीटों पर और पीएम के 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दूसरा पॉइंट, त्रिकोणीय मुकाबला। मैं पॉइंट आपको पहले समझा दे रहा हूं। राज्य में भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए ने चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन के अलावा राज्य की जो दूसरी द्रविड़ पार्टी है एआईएडीएमके, वो भी चुनाव मैदान में है। तीसरा बड़ा पॉइंट, प्रदेश में फायर ब्रांड नेतृत्व। राज्य की सभी सीटों पर एनडीए का सीधा मुकाबला डीएमके और एआईएडीएमके से है और इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ है दोस्तों कि जो चुनाव अब तक 2 द्रविड़ पार्टियों एआईएडीएमके और डीएमके के बीच होता था, अब इन दोनों पार्टियों को भाजपा का सामना करना पड़ रहा है। और ये सब जो बदलाव हुआ है ना, जानते हैं क्यों हुआ है? भाजपा के तेज तर्रार प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के नेतृत्व ने किया है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी का बढ़ता प्रभाव। तभी तो आपको सीटों की संख्या जो मैं बताऊंगा आपको समझ में आएगा क्यों कह रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार राज्य की जनता के साथ सीधे संवाद करते आ रहे हैं। इसी संवाद ने राज्य की चुनावी राजनीति में भाजपा को केंद्र में ला दिया है। प्रधानमंत्री ने कल जब चेन्नई में रोड शो किया तो यह समझ लीजिए कि इस साल राज्य में उनका यह 7वां दौरा था। एक और पॉइंट, केंद्र सरकार में द्रविड़ पार्टियों का वर्चस्व समाप्त। बड़े ध्यान से देखिए, इस बार राज्य की जनता को यह साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि राज्य की दोनों ही द्रविड़ पार्टियों को केंद्र सरकार में कोई भी भूमिका नहीं मिलने वाली है और इसलिए राज्य में भाजपा का ग्राफ दोनों ही पार्टियों की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। एक और पॉइंट आपको दिखाता हूं, द्रविड़ पार्टियों के नैरेटिव का पर्दाफाश। क्यों कह रहा हूं जानते हैं? भाजपा ने कच्चा तीवू द्वीप का मुद्दा उठाकर राज्य की जो दोनों द्रविड़ पार्टियां हैं और कांग्रेस का नैरेटिव है, इसको ध्वस्त कर दिया है दोस्तों। ये पार्टियां खुद को तमिल जनता की सबसे बड़ी हितैषी बताती थी और आवाज बुलंद करती थी, मगर कच्चा तीवू द्वीप के मामले में यह सब उजागर हो गया। और याद रखिए, इसी साल 17 मार्च को, पिछले महीने की बात बता रहा हूं, कच्चा तीवू द्वीप पर मछली पकड़ने गए मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद ये कच्चा तीवू द्वीप का जो मामला है वो बड़ा मुद्दा बन गया और उसके बाद भाजपा ने बड़ा काम किया। भाजपा ने आरटीआई के तहत मिली उस जानकारी को सार्वजनिक कर दिया
जिसमें कहा गया है कि 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार और श्रीलंका के राष्ट्रपति सिरिमाओ भंडार नायके की सरकार के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत भारत ने कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया। सोचिए, अपने ही भूभाग को, भूखंड को श्रीलंका को दे दिया गांधी परिवार। और इसका समर्थन किसने किया? डीएमके के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने भी किया था। एक और पॉइंट, भाजपा का बढ़ता जनाधार। द्रविड़ पार्टियों ने दोस्तों जिस तरह से सनातन धर्म के विरोध की राजनीति को आगे बढ़ाया, भाजपा ने उसके असली मकसद का पर्दाफाश किया। और यही वजह है कि भाजपा तमिलनाडु की दूसरी बड़ी ताकत बन गई और इस चुनाव में इसका परिणाम दिखने वाला है। ओपिनियन पोल बताते हैं कि भाजपा का चुनाव में वोट शेयर कांग्रेस और एआईएडीएमके से अधिक होने वाला है। बड़े ध्यान से सुनिए, डीएमके 26%, कांग्रेस 18%, मगर भाजपा को 19% वोट शेयर मिल रहा है, जबकि एआईएडीएमके को मात्र 17% वोट शेयर मिल रहा है। अब इन पॉइंट्स के बाद दोस्तों आइए आपको मैं अपनी भविष्यवाणी बताता हूं कि तमिलनाडु में भाजपा को कितनी सीटों पर जीत मिलने वाली है। मेरे हिसाब से भाजपा और जो इनका गठबंधन है, इसको तमिलनाडु में 10 से अधिक सीटों पर जीत मिलेगी। मैं 13 सीटें आपके सामने रख रहा हूं और याद रखिए, मत प्रतिशत के साथ भाजपा को राज्य में अपने दम पर 10 से अधिक सीटें मिल रही हैं। एक एक क्षेत्र के नाम बता रहा हूं, फिर मैं इसका विश्लेषण करता हूं। कोयंबटूर है, तिरुनेलवेली है, कन्याकुमारी, वेल्लोर, नीलगिरी, तिरुपुर, विरुद्धनगर, शिवगंगा, तेनकाशी, मदुरै, जबकि एनडीए के बाकी घटक भी हैं, उनके बारे में भी बता देता हूं। उनको 3 सीटों पर जीत मिल रही है और ये सीटें हैं धर्मपुरी, थेनी, रामनाथपुरम। ये 3 सीटें हैं। अब आइए आपको एक एक सीट के बारे में जरा संक्षिप्त में बताता हूं। बड़ा रिस्क लेके आपको बता रहा हूं, लेकिन ये बताना जरूरी है। और याद रखिए, पिछले चुनाव में भाजपा को तमिलनाडु से कुछ नहीं मिला, इसीलिए मैं आपके लिए बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर दे रहा हूं। पहली सीट कोयंबटूर। कोयंबटूर से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, सिंघम जिसे कहते हैं, के अन्नामलाई को खड़ा किया गया है। ये 88% हिंदू आबादी वाला निर्वाचन क्षेत्र है और यहां से भाजपा दोस्तों 1998 और 99 में चुनाव जीत चुकी है। इसके बाद अब तक डीएमके और एआईएडीएमके के बीच मुकाबला रहा है, लेकिन इस बार के अन्नामलाई चुनाव जीत रहे हैं और इनकी तो लोकप्रियता पूरे तमिलनाडु में है। तो यहां क्या होगा आप खुद अंदाजा लगाइए। दूसरी सीट तिरुनेलवेली। तिरुनेलवेली लोकसभा सीट पर दोस्तों किसी दल का कब्जा नहीं रहा है। यहां से भाजपा ने नयनार नागेंद्रन को मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने सी रॉबर्ट ब्रूस को और एआईएडीएमके ने एम जेंसी रानी को मैदान में उतारा है। अब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की लहर में इस सीट पर एनडीए गठबंधन की जो पार्टी थी एआईएडीएमके, उसको जीत मिली थी, जबकि 2019 में डीएमके को जीत मिली थी। और उससे पहले अगर देखें तो कांग्रेस को यहां 2004 और 2009 में जीत मिली। और इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, इसलिए और जो माहौल दिख रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि ये सीट भाजपा को जा रही है। अगली सीट पर आइए, कन्याकुमारी। इस सीट पर भाजपा ने पी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है और पी राधाकृष्णन दोस्तों कन्याकुमारी में भाजपा का बड़ा चेहरा है। 2008 में परिसीमन के बाद जब से कन्याकुमारी में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तभी से पी राधाकृष्णन यहां बीजेपी के उम्मीदवार हैं। पिछले 3 चुनाव में उन्होंने साल 2014 में लोकसभा चुनाव में जीत भी दर्ज की है और इसमें उन्होंने जानते कितना वोट हासिल किया? 3,72,000 और ये कुल मतदान का 37.62% वोट शेयर था। और अगर पिछले चुनाव की बात करूं तो पी राधाकृष्णन 2019 में दूसरे नंबर पर थे। और इस बार के माहौल को देखते हुए यह माना जा रहा है, और माना क्या, मैं तो आपको भविष्यवाणी बता रहा हूं, कन्याकुमारी की सीट इस बार भाजपा जीत रही है।
आइए अगली सीट पर, वेल्लोर पर आइए। वेल्लोर की सीट से भाजपा ने एसी शनमुगम को मैदान में उतारा है। और 2019 की बात करूं तो शनमुगम जो हैं वो एडीएमके के उम्मीदवार थे, लेकिन उनको डीएमके के प्रत्याशी डीएम कथीर आनंद के हाथों हार मिली थी। हालांकि दूसरे स्थान पर रहने के बावजूद भी उनको 33.17% मत मिले थे। अगर हम उसको 2014 से तुलना करें तो करीब 9% अधिक था। और इस बार तो मामला वैसे भी दोस्तों त्रिकोणीय मुकाबला है, और इसीलिए एसी शनमुगम के सामने डीएमके के केडीएम कथीर आनंद और एआईएडीएमके के डॉक्टर एस पशुपति हैं। और इस त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा के उम्मीदवार की जीत लगभग निश्चित है। अगली सीट पर आइए, नीलगिरी पर। नीलगिरी की सीट से डीएमके के ए राजा, जानते हैं ना, बड़ा फेमस नाम है, उसके खिलाफ भाजपा ने केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को मैदान में उतारा है, ए राजा के खिलाफ। और ए राजा का नाम आते ही आपको पता है, सनातन धर्म विरोधी उनके बयान, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो था उसमें इनका नाम सिर चढ़कर बोलता था। और यहां पर दोस्तों एआईएडीएमके के उम्मीदवार के कारण यह मुकाबला भी त्रिकोणीय हो गया है। और मेरे हिसाब से भाजपा के एल मुरुगन जो केंद्रीय मंत्री हैं वो चुनाव जीत रहे हैं। अब अगली सीट पर आई, तिरुपुर लोकसभा सीट पर भाजपा ने एपी मुरुगानंदम को मैदान में उतारा है। यह निर्वाचन क्षेत्र कपड़ा उद्योग और बुनकरों का गढ़ है, जिसको भाजपा ने साधने का काम किया है वहां बकायदा। और तिरुपुर की जब बात बता रहा हूं तो एक चीज बताना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी के महीने में यहां रैली की थी तमिलनाडु में। तो उस रोड शो में दोस्तों ऐसा जन सैलाब उमड़ा था कि वैसा राज्य में पहले कभी देखने को नहीं मिला। और प्रधानमंत्री मोदी का प्रभाव बता रहा है कि इस सीट पर भी भाजपा को जीत मिल रही है, ये मेरी भविष्यवाणी कहती है। विरुद्धनगर अगली सीट पर आइए। विरुद्धनगर लोकसभा सीट से भाजपा ने तमिल फिल्मों की मशहूर कलाकार राधिका शरद कुमार को टिकट दिया है। और राधिका शरद कुमार तमिल फिल्मों के मशहूर कलाकार शरद कुमार की पत्नी है, जिन्होंने हाल ही में अपनी पार्टी, इनकी पार्टी थी AISMK, उसका विलय भाजपा में किया है। और राधिका शरद कुमार का चुनाव लड़ना इस सीट पर भाजपा का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। आइए अगली सीट पर आते हैं, शिवगंगा। यहां से भाजपा ने डी देवनाथन यादव को उम्मीदवार बनाया है। और 2019 के चुनाव में दोस्तों भाजपा के एच राजा दूसरे नंबर पर आए थे, जबकि 2014 में AIADMK के PR सेंथिलनाथन ने जीत दर्ज की थी। और दूसरे नंबर पर डीएमके और तीसरे नंबर पर भाजपा के एच राजा थे। इस बार तो यहां भाजपा, कांग्रेस, AIADMK के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। और कार्ति चिदम्बरम कांग्रेस से तो जेवियर दास AIADMK से चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में मेरा कैलकुलेशन तो यही कहता है कि भाजपा के डी देवनाथन यादव की जीत पक्की है, ये मेरी भविष्यवाणी है। तेनकाशी अगली सीट। यहां से दोस्तों भाजपा ने बी जॉन पांडियन को टिकट दिया। बी जॉन पांडियन यहां से कभी डीएमके तो कभी AIADMK चुनाव जीतती रही है। और 2019 में डीएमके ने चुनाव जीता था, तो 2014 में AIADMK ने। और इस बार भी यहां जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है। और इसमें भाजपा के बी जॉन पांडियन बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। अगली सीट पर आइए, मदुरै। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा दोस्तों, मैं चाहूं तो आपको परसेंटेज भी कुछ कुछ चीजों का बता सकता हूं, लेकिन एक ओवरऑल हॉलिस्टिक तरीके से आपको सीटों के बारे में बता रहा हूं। मदुरै पर आइए। मदुरै लोकसभा सीट से भाजपा ने रामा श्रीनिवासन को टिकट दिया है। इस सीट पर कभी कांग्रेस तो कभी CPM का उम्मीदवार चुनाव जीतता रहा है। और इस बार भी यह मुकाबला त्रिकोणीय है। CPM और AIADMK का सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। अगली सीट पर आइए। यह मैं उन सीटों के बारे में बता रहा हूं जहां
मैं आपको कह रहा हूं कि यहां भाजपा जीत हासिल करेगी, पूरी संभावना है। धर्मपुरी पर आइए। धर्मपुरी लोकसभा सीट से एनडीए गठबंधन के पीएमके की उम्मीदवार है सौम्या अंबुमणि, उनकी जीत पक्की है और ये जो सीट है वैसे पीएमके का गढ़ भी माना जाता है। अगली सीट पर आइए, थेनी। इसी तरीके से एनडीए गठबंधन की एक और पार्टी है एएमएमके, इनके के थेनी से जो उम्मीदवार हैं वो टीटीवी दिनाकरण और उनकी जीत यहां पर पूरी तरह से पक्की है। एक और सीट रामनाथपुरम, रामनाथपुरम से ओ पनीर सेल्वम, जिन्हें पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का विश्वास पात्र बताया जाता है और उनकी भी जीत पक्की है। अब देखिए, मैंने बड़ा खतरे वाला काम किया है दोस्तों। मैं आपको एक ऐसे राज्य का गणित बता रहा हूं जहां भाजपा शून्य रही है और हमेशा राहुल गांधी या बाकी जो नेता है वो तो यही कहते हैं ना कि भाजपा तो बस काऊ बेल्ट की पार्टी है। अब देखिए क्या होने वाला है, ऐसा तूफान आने वाला है दोस्तों भाजपा का। अभी तो मैंने सिर्फ तमिलनाडु के बारे में बताया और मैं आपको सीट बता रहा हूं, 10 से अधिक सीटें जीत रही है और आप देखिएगा स्थिति। और ये मेरी भविष्यवाणी रख लीजिए, गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मैंने आपको एक एक सीट का गणित बता दिया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरे बहुत सारे दर्शक तमिलनाडु से हैं। अगर आप सहमत हैं तो क्यों, अगर आप असहमत हैं तो उसमें आपके क्या विचार हैं, कौन से सीट पर आपकी असहमति है, वो जरूर बताइएगा। हम इस संवाद को कंटिन्यू रखेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि अलग अलग राज्यों के बारे में कुछ ना कुछ अपनी भविष्यवाणी आपको बता सकूं। मैं फील्ड में नहीं गया, मैं सिर्फ रिसर्च के आधार पर, लोगों से बातचीत के आधार पर यह भविष्यवाणी कर रहा हूं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया होगा। आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, कल ही मैंने दोस्तों HB मेलोडी पर एक बहुत ही अच्छा गीत, भजन बल्कि कहिए, जो मैंने खुद लिखा है, खुद गाया है, वो अपलोड किया है। तू ही तू के नाम से, तन में तू मन में तू, बहुत ही अच्छा है। मैं चाहता हूं कि आप उस भजन को देखिए और बताइए कैसा लगा। ये मेरा एक दूसरा पक्ष है और अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार।